अर्ध सत्य है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलती, यानी कि जो उनके बेसिक गुण है वो कभी नहीं बदलते। ऐसे समझो, भारतीय संविधान से उदाहरण समझ लो। भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगा, उसमें को इन्हांस किया जा सकता, इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब कि पॉजिटिव वे में उसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। तो ये हो गए बेसिक गुण प्रत्यय। और कुछ चीजें जो बदलती रहती है, हटती रहती है, जुड़ती रहती है, नए संविधान संशोधन होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, तो वो बदलते रहते हैं। ठीक है, जो बदलते रहते हैं वो आधी चीज हट गई, और जो कभी नहीं बदलते वो प्रत्यय है। ठीक भाई? हाँ हाँ हाँ, ले लो। आगे आलोचना, क्रिटिसिज्म। अब आलोचना होती है प्लेटो की। वो कहते हैं कि आप कहते हैं प्रत्येक वस्तु का सार है, उनकी विशेषताएं अलग अलग, उनकी वस्तु विशेष से अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जाती। वो कहते हैं सार तत्व है, मतलब प्रत्येक कोई अलग नहीं है क्या? अगर वस्तु में कुछ चीजें ऐसी है जो उसमें मौजूद है, उसका सार है, तो क्या प्रत्यय अलग नहीं है? मतलब मैं कहूं कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग नहीं है, तो फिर कोई आदमी आकर के आलोचना करेगा कि अगर आत्मा सच बोल रहे हो, आप आत्मा को सच बोल रहे हो प्लेटो के अनुसार, तो क्या आत्मा का अलग अस्तित्व नहीं है? वो क्या शरीर का सार है? तो कुछ लोगों ने इनकी आलोचना करी कि नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप। आलोचना होती रहती है, मानो या ना मानो। अविनाशी एवं अपरिवर्तनशील प्रत्ययों के आधार पर परिवर्तनशील विनाशी जगत की व्याख्या नहीं की जा सकती। वो कहते हैं आपने जो प्रत्यय तो समझ लिया, आपको अनुभव हो गया, हम पता है कि आप ज्ञानी हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, पर आपने जो एक्सप्लेन किया ना, वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जब आपको पता है कि वो चीज इस लोक से परे है, उसके बारे में आप इस लोक की वस्तु से कैसे उदाहरण दे सकते हो? जैसे सबसे बड़े उदाहरण से समझो, आप लोगों ने वो डायलॉग के एक दोहा सुना होगा गुरु की महिमा के बारे में। कबीर जी ने बोला है, किसने बोला है? अरे वो नहीं, वो तो बहुत छोटा है। एक और था कि, मुझे बताना, याद दिलाना। वो कहते ना कि लेकर सब वन राय, सात समुद्र मति करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, कुछ ऐसा था ना? याद आ रहा है किसी को? मतलब गुरु के बारे में कबीर जी लिखते हैं, उनके गुरु के बारे में। अब आगे की लाइन भूल रहा हूं, पीछे की समझ लेना, इतना सा ही समझ लेना। वो कहते हैं कि हाँ, सब धरती का गज करूं, सब धरती का गज करूं, लेकर सब वन राय, और सात समुद्र की मति करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब वो कहते हैं कि सब धरती का गज करूं, मतलब कि सारे धरती को अगर मैं कागज बना लूं, और लेकर सब वन राय, मतलब कि कलम बना लूं सारे पेड़ों की, संसार में जितने भी पेड़ हैं उनकी कलम बना लूं, और सात समुद्र की मति करूं, मतलब जो समुद्र हैं सात, उन समुद्रों की अगर मैं स्याही बना लूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। इतनी बड़ी बात कहते हैं कि गुरु गुण को लिखना अथाह है, वो अथाह है। तो जब कहते हैं कि जब गुरु इतने महान हैं, तो उनके बारे में कैसे आप प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकते हो? इतने ही महान है तो ऐसे ये कहते हैं कि जब प्रत्यय और भगवान या जो भी आपने माना है वो इतने बड़े हैं, तो आप प्रैक्टिकल उदाहरण कैसे दे सकते हो? दिया ही नहीं जा सकता, दोनों की तुलना कैसे कर रहे हो? पर क्या ये सामने वाले ने आलोचना करी, उसने सोचा तो होगा कि भाई समझाना है तो कैसे तो समझाऊंगा, मुझे उस ज्ञान का अनुभव हुआ तो उसको कैसे समझाऊंगा? जैसे मान लो मैं गूंगा हूं और मैंने खाया गुड़, तो मुझे गुड़ का तो अनुभव हो रहा है, पर मैं समझाऊंगा कैसे? तो मैं कहूंगा तो आप समझोगे हाँ इसको मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं कहूंगा हाँ इन्होंने इसको बहुत अच्छा बोला, तो ये कुछ तो बोलना पड़ेगा मुझे। ऐसे ही निर्गुण भक्ति के लोगों ने, ये सबसे बढ़िया देखो कबीर ने, कबीर निर्गुण भक्ति के लोग थे। हाँ कहाँ थे अपन? हाँ मैं कह रहा था कि कबीर दास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, मतलब संसार को जो ईश्वर है उसको साकार रूप में नहीं मानते थे, पर उन्होंने समझाने के लिए तो बोला ना कि ये संसार में उदाहरण दिए फिजिकल। जैसे सबसे बढ़िया बताऊं
कबीरदास जी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने बोला कि करत करत अभ्यास के, पर ये डायलॉग बार बार बोलने से लोगों को फॉलो नहीं हो रहा था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि प्रैक्टिकल देखो, अभ्यास का उदाहरण उन्होंने प्रैक्टिकल देखा कि देखो फिजिकल, मेटाफिजिक्स में फिर क्या उन्होंने बोला, ये क्या हो गया, ये एपिस्टोमोलॉजी हो गया कि करत करत अभ्यास के जड़ मते उत्सुजान। अब मेटाफिजिक्स में गए हो, मैंने यानी कि उसमें ही क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यय वाली दुनिया को, तत्व मीमांसा में, उसमें उन्होंने क्या बोला कि रस्सी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। देखो रस्सी का प्रैक्टिकल उदाहरण देखना हो कि जैसे रस्सी से हम लोग क्या करते थे, शिला को तोड़ देते हैं, बार बार उसको उसमें निशान पड़ जाता है, एक मुलायम से रस्सी भी प्रयास कर करके उसको तोड़ देती है, तो वो समझना आसान हो गया लोगों के लिए। तो इन्होंने भी वही किया, इन्होंने उस चीज को समझाने के लिए फिजिकल उदाहरण लिया, तो लोग आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो, तो बताना तो पड़ेगा भाई, कुछ गूंगा आदमी कुछ तो बोलेगा उदाहरण से, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि उसका अनुभव हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे निर्गुण भक्ति काव्य के लोग हैं जिन्होंने समझाने के लिए कुछ सगुण चीजों का उदाहरण लिया, पर वो उसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जब इस दुनिया का है ही नहीं तो फिर उसको कैसे बताएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग आलोचना करते हैं। अगला कहते हैं प्लेटो की प्रत्येक जगत की मान्यता काल्पनिक है, जिसे तर्क अनुभव के आधार पर सिद्ध नहीं किया जाता। कहता है आपकी बातें बड़ी हवा हवाई है भाई साहब, हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लेटो प्रत्येक जगत और प्रत्यक्ष जगत के संबंध में तार्किकता की व्याख्या नहीं कर पाए, मतलब वो बहुत सारी चीजें उदाहरण नहीं दे पाए। अब वो इतना टाइम किसके पास था। प्लेटो का ईश्वरीय विचार, ठीक है, वो ईश्वरवादी दार्शनिक थे, ईश्वर को मानते थे, बस इतना याद रखना है, बाकी तो बातें हैं। प्लेटो का नैतिक दर्शन, इसको समझो। पहली बात, इन्होंने सुखवाद का खंडन किया। सुखवाद का खंडन मतलब कि वो कहते हैं कि सच क्या है, सही क्या है, तो कहते हैं भाई सुख जो व्यक्ति को होता है वही सच है। सुख एक पॉजिटिव वे में होता है व्यक्ति को, मतलब सामने वाले के लिए सुख का मायने क्या है, तो ये कहते हैं कि सभी के लिए सुख के मायने अलग अलग हो सकते हैं। एक चोर को चोरी करना भी खुशी देता है ना, एक अच्छे इंसान को किसी दूसरे की मदद करना भी खुशी देता है, तो फिर उसको सुखवाद कैसे बोलेंगे। सुखवाद गलत भी तो हो सकता है, यानी कि लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने किसी काम को करने से अगर आनंद की प्राप्ति हो तो वो करना चाहिए, तो ये कहता है कि नहीं ये गलत है। आनंद तो किसी में मिल सकता है, किसी को परेशान करके खुशी मिलती है, किसी पुरुष को अपनी पत्नी को पीट करके खुशी मिलती होगी, इसको पीटा मैंने, देखो अपना पौरुषत्व दिखा दिया इसके ऊपर, है ना, कि मैं देखो पुरुष प्रभावशाली होते हैं, तो क्या ये सही है, ये गलत है ना। किसी के लिए खुशी के मायने अलग अलग हो सकते हैं, किसी की कोई जान ले रहा है तो वो खुशी कैसे हो सकती है, तो सबके लिए खुशी के मायने अलग अलग है। तो इन्होंने कहा नहीं, सुखवाद मानसिक भाव है, ठीक है, और ये आत्मनिष्ठ हो सकते हैं, जैसे गुड़ की मिठास का अनुभव केवल गुड़ खाने वाले को हो सकता है, डायरेक्ट सापेक्ष किसी को हो या ना हो। सद्गुण नीति शास्त्र, वर्चू एथिक्स, इन चार गुणों को समझो। प्लेटो, अरस्तु नहीं, सुकरात ने कितने गुण दिए थे, अरे गधे, सुकरात ने कितने गुण दिए थे, एक ही गुण दिया था, कौन सा गुण था, क्या नाम था सुकरात के सद्गुण का, तो फिर इतना क्यों टाइम लगा रहे हो, ज्ञान ही सद्गुण है या सद्गुण ही ज्ञान है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। अब उन्होंने उस सद्गुण के ज्ञान के आधार पर बोला कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, मतलब जो नॉलेज है, उसके अंदर चार गुण अपने आप आ जाएंगे। पहला विजडम बुद्धिमता, दूसरा साहस या करेज, तीसरा संयम टेम्परेंस, चौथा न्याय जस्टिस। समझिए, पहला बुद्धिमता या विजडम, उन्होंने कहा कि बुद्धिमता या विजडम क्या हो सकता है। उन्होंने कहा भैया जो व्यक्ति ये जानता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि ये बुद्धिमान है। उस व्यक्ति के अंदर क्या है, बुद्धि है। उस बुद्धि वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, विजडम। ठीक है, यानी कि उसके अंदर विजडम है, सही गलत के फर्क करना ही क्या है, विवेकशीलता है। और आपके अंदर मैं यही पैदा करने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोगों के अंदर पैदा हो रहा है, कुछ लोगों के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें ये क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। ठीक है भाई, साहस या करेज। अब यहां पर प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति साहसी नहीं रहेगा ना, वो व्यक्ति विवेकी भी नहीं हो सकता। या नहीं, वो बोलते साहस बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि और ना ही वो जस्टिस कर सकता है। ऐसे उन्होंने कहा, मान लो मुझे पता है कि आप जो कह रहे हो वो गलत है,
पर मैं आपसे कह नहीं पा रहा, हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे अनुसार तो वो सच है, पर मैं साहस नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मेरी बात सच होगी? मेरी बात मेरे पास ही दब कर रह जाएगी। वो तो साहस अगर व्यक्ति के अंदर पैदा होगा तो ही सच बोल पाएगा। मतलब सच के लिए साहस चाहिए, करेज टू एक्सेप्ट। समझ पाए ना? वही यूपीएससी का प्रश्न लिंक कर देते हैं, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू किस टू सक्सेस, यानी कि स्वीकारोक्ति का साहस। अगर सामने वाला गलत है तो उसको स्वीकार करो, उसको सामने वाले को स्वीकार करवाओ, और आप गलत है तो आप भी स्वीकार करो कि मैं गलत हूं। क्योंकि अगर आपको सच का पता है कि मैं गलत हूं और साहस नहीं है, तो फिर क्या आप सच हो, सही हो? आप गलत ही रहोगे। तो साहस बहुत ज्यादा जरूरी, करेज व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अगर जिसके अंदर करेज है वही सच बोल पाएगा। सच बोलने का साहस करो। बड़े बड़े लोग कहते हैं ना, सच बोलने का साहस करो। अरे मैं कह रहा हूं कि सच को स्वीकार करने का भी साहस करो। मैं नहीं, यूपीएससी कह रहा है, करेज टू एक्सेप्ट। अगर गलती करी है तो स्वीकार करो कि मुझसे गलती हुई है। पर बहुत सारे लोगों के साथ में ये होता है, कभी अपनी गलती नहीं मानते। कभी देखना आप किसी व्यक्ति को, सामने वाला गलत होता है तो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि हाँ भाई तू सही बोल रहा था, मैं गलत हूँ। सामने वाला क्या बोलेगा, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, तर्क देगा अपने बचाव में। ठीक है, करेज टू एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसको, क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी छवि खराब ना हो जाए, क्यों इसलिए नहीं क्योंकि उसकी जो ऐसी उसने मानसिकता बना ली है कि मेरा स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, पर वो गलत है। करेज टू एक्सेप्ट होना चाहिए। और अगर आपने करेज टू एक्सेप्ट है, भरी सभा में आपसे गलती हुई है और भरी सभा में स्वीकार कर लिया ना, आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता कि बिल्कुल इस बंदे ने गलती मानी है और बिल्कुल ये आगे बढ़ेगा जीवन में। उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मेरे से गलती होगी। मैं कई बार स्वीकार करता हूँ ना, बाकी लोग भी करते हैं ना, टीचर वगैरह भी, यार ये शब्द मुझसे गलत हो गया था, है ना, मैं इसको सही कर लो, तो स्वीकार है। कहीं मैं अगर ये सोच के बैठ जाऊं कि यार मैंने बता तो दिया और मुझसे गलत हो गया, और बताऊंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं समझेंगे इसको कुछ नहीं आता टीचर को, तो ऐसा तो नहीं समझ लेंगे वो, और इस डर की वजह से अगर मैं अब बताऊं नहीं तो नुकसान आपका भी है मेरा भी है। समझ पाए? तो क्या होगा, अगर मुझे स्वीकार करने की मेरे अंदर क्षमता है, आप भी स्वीकार करो, गलतियां जहां हो रही स्वीकार करो, अपने दैनिक जीवन में भी स्वीकार करो। मुझे अच्छा लगा कि कुछ यहाँ के अभ्यर्थी हैं, वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में इन सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे इसका ये रिजल्ट मिला। अच्छी बात है, यही तो मेन चीज सीखना है कि प्रैक्टिकल आप इसका कर पा रहे हो कि नहीं। नहीं तो केवल ये फिलोसफी मन कर रह जाएगी। इनका अगर कोई महत्व है, आप इसको साहस पैदा कर पाए अपने अंदर किसी चीज का कि ये मैं गलत हूं, तो स्वीकार कर लो, जल्दी कर लो, जितनी जल्दी हो सके फायदा होगा। टेम्परेंस, संयम इन्होंने बोला। संयम इन्होंने बोला कि व्यक्ति के अंदर संयम होना चाहिए। टेम्परेंस मतलब कि कितना करना है कितना नहीं करना है ना, किसी चीज का संयम व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। धैर्य का एक रूप है संयम। धीरज रखे, संयम से काम ले लो, कहते हैं ना, संयम से काम लो। मान लो आप बार बार असफल हो रहे हो, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, संयम से काम लो, एक दिन जरूर निकलेगा। भाव आतुर ना हो जाएं। आतुर होंगे तो हो सकता है कि हड़बड़ी में कुछ गलत कर बैठे कि बोल दिया अब नहीं करना पीएससी, छोड़ दिया मैंने ना, क्वाइट कर दिया, गिव अप कर दिया। तो कहते हैं संयम से काम लो, हो सकता है ये गलती रही हो इस बार, इसको सुधार लो, नेक्स्ट टाइम हो सकता है बेहतर हो जाए। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे आईएएस थे, एक आईएएस थे, नाम तो याद नहीं आ रहा, 3 बार प्रीलिम्स नहीं निकला बंदे का, चौथी बार में डायरेक्ट आईएएस बन गया। 3 बार तो प्रीलिम्स नहीं निकला, पर चौथी बार प्रयास किया तो डायरेक्ट आईएएस बना। क्योंकि उसको पता था कि उसका मेंस बढ़िया है, उसका इंटरव्यू बढ़िया है, बस प्रीलिम्स थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। 3 बार में प्रीलिम्स को सही किया, चौथी बार में डायरेक्ट आईएएस बन गया। तो सकता है संयम से काम लिया ना उसने, ऐसा तो नहीं हो गया कि ठीक है। चलिए, न्याय जस्टिस, वो कहते हैं कि ये 3 जिसके अंदर है वो ही न्याय कर पाएगा। जिसके अंदर बुद्धिमत्ता है, विजडम है, साहस है, संयम है, वही न्याय कर पाएगा, नहीं तो न्याय नहीं हो पाएगा। जो साहसी नहीं है तो क्या दूसरों के साथ जस्टिस करेगा, जिसके अंदर विवेक नहीं है तो क्या उसका भला बुरा सोचेगा वो, ठीक है। जो संयमी नहीं है तो हमेशा उसको नुकसान ही पहुंचाने का प्रयास करेगा ना। जैसे मैं बताऊं आपको उदाहरण, गांधी जी का उदाहरण बता देते, यूपीएससी में प्रश्न आया था, 2015 में पूछा था यूपीएससी में। कि इस पृथ्वी पर, गांधी जी ने बोला था, संयम की बात बता रहा हूं, इस पृथ्वी पर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, उसके लालच के लिए नहीं। समझ पा रहे हो किसकी बात है? संसाधनों के उपयोग की बात है। रिसोर्स हमारे पास है, हमारे पास कोयला है, गैस है, तेल है, सब चीजों को हम लोग यूज कर रहे हैं। वृक्ष है हमारे पास, हम सब चीजों को बड़ा दोहन कर रहे हैं। पर गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता है ना, उसकी तो पूर्ति हो सकती है, उसके लालच की नहीं। तो जिस व्यक्ति को पता है, साहस है उसके अंदर कि भाई हम
तू लाल गलत कर रहा है, लालची है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं पर्यावरण की दृष्टि से, आपने नाम सुना होगा ग्रेटा थर्नबर्ग, सुना है? कौन है? एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है ना, पर्यावरणीय एक सक्रिय कार्यकर्ता है। तो वो क्या करती है, वो बड़े बड़े नेताओं को बड़ा फटकारती है। वहां के स्वीडन, कहाँ की? स्वीडन, पक्का स्वीडन की ना? हाँ, जहाँ की भी हो। तो स्वीडन की संसद के आगे बैठ गई छोटी सी बच्ची, उम्र का तो पता नहीं, शायद 15-16 साल की होगी। उनके खिलाफ आवाज उठाई कि आप लोग क्या कर रहे हो, प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहे हो, प्लास्टिक प्रदूषण फैला रहे हो। उसके खिलाफ संघर्ष किया उसने